लूज बॉल आएगी पूरे मैच में, मगर हर बॉल लूज बॉल आएगी ना, सिर्फ आपको वो ही दिखाया जा रहा है और आप उसी में ही ट्रैप हो गए हो। जो ड्रीम्स देखते हो और अपने प्लान्स भी वैसे ही बना लेते हो। तो दोस्त वो हर लूज बॉल नहीं आएगी। ये ना फुल टाइम जॉब है इन्वेस्टमेंट। आपने कहा था वो जेंजी भाई रात को ये कर ले, साइड हसल कर ले, कुछ कर ले, पार्ट टाइम। भाई नहीं, ये एक फुल टाइम जॉब है। इसको फुल टाइम की तरह लो अगर आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो। वो लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया से ना 2 मिनट 5 मिनट 1 घंटे का वीडियो देख लिया तो उन्हें लगता है वो नॉलेज मिल गई है, मगर वो नॉलेज नहीं है दोस्त। देखिए 3 तरीके से इंस्टेंट मनी आती है। जैसे आपने कहा जमीनें बिक गई, कई बार होता है कुछ लेगेसी मिल गई इमीडिएटली, कई बार होता है एलिमनी मिल गई, कई बार होता है कौन बढ़ेगा करोड़पति से पैसे आ गए। 7 करोड़। हाँ, अर्ली स्टेज में आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, मगर एक बार लेवल अचीव हो गया तो फिर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अब इधर से आप कमा रहे हो, स्मार्टली उसको बचा रहे हो और वो ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बड़ा एक कॉर्पस बना पाए। आप मुझे बताओ, क्या कोई बिटकॉइन की बैलेंस शीट है, कोई मैनेजमेंट है, कोई डेटा है जिसको आप एनालाइज कर सकते हो? जब आप एनालाइज ही नहीं कर सकते तो दोस्त फिर आप इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे करोगे? ये लोग ना बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं अपनी लग्जरी कार्स पे, वॉचेस पे, लाइफस्टाइल पे, राइट? क्या आपको लगता है यार ये स्मार्ट वेल्थ डिसीजंस ले रहे हैं या केवल फाइनेंशियल इमेच्योरिटी है? जब ये लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लेगेसी ट्रांसफर करते हैं तो विद नॉलेज करते हैं। एक होता है केवल पैसा देना, मगर एक होता है वो नॉलेज भी देना जिससे वो ग्रो भी होगा। तो इससे आप अपना फ्यूचर प्रोडक्ट करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्शन देते हैं। मिथ है। क्यों मिथ क्यों है? अब आप जॉब भी कर रहे हो, फैमिली भी देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, कार भी चलानी है, बॉस के भी टारगेट है, मतलब आप ऑक्टोपस तो नहीं हो ना। वेल्थ केवल मनी नहीं है ना, वेल्थ आपकी हेल्थ भी है, वेल्थ आपका टाइम भी है। करेक्ट। जो आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहे हैं और आप अपने आप को भी नहीं दे रहे। फिर आप कह देते हो कि मैं स्ट्रेस में हूँ। करेक्ट, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अपना पूरा टाइम ही पहले जॉब में है, फिर एक और आपने सेकंड वेंचर का प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्त कहीं ऐसा ना हो कि ना इश्क में खुदा ही मिला ना बसाले सनम, ना इधर के रहे और ना उधर के रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। वो वेल्थ ट्रेनर है विजय कौशिक जी। उन्होंने बहुत सारे HNIs को ट्रेन किया है टू मेक देम अल्ट्रा HNIs। सो लेट्स वेलकम विजय कौशिक टू द शो। विजय जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। विजय जी, सबसे पहले ना शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन से जो मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन के लिए एप्ट है, कि जो जेन ज़ी प्रोफेशनल्स हैं ना, वो अपना करियर तो शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छी हाई पेड जॉब के साथ, बट उसके साथ ना उनकी एक हाई कॉस्ट EMIs भी चल रही होती है। करेक्ट। तो आपकी क्या एडवाइस है ऐसे लोगों के लिए? देखिए, मैं एक चीज़ एडवाइस ये करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ, उन लोगों को ना पहले स्टार्टिंग में ना कुछ समय के लिए एक नैरो लेन में चलना चाहिए। नैरो लेन मीन्स कि उन लोगों को ना पहले अपने कुछ टारगेट्स हैं फाइनेंस के, वो अचीव कर लेने चाहिए। जैसे एग्जांपल है 1 CR, 2 CR, 3 CR, 4 CR, 5 CR, व्हाटएवर जो उनके टारगेट्स हैं, पहले वो लोग अचीव करें और उसके बाद फिर वो कोई भी खर्चा करें, क्योंकि वो खर्चा EMI डिपेंडेंट नहीं होगा। अदरवाइज वो स्टार्ट ही EMI से करेंगे तो मुझे लगता है फिर सारी जिंदगी EMI के लूप में ही रहेंगे। तो दे आर वर्किंग फॉर EMI's कंपनी। क्योंकि मैं उन प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ जो एक EMI तो उनके साथ चलती है। जब वो ज्वाइन कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट लोन की EMI तो है ही। करेक्ट। जब उन्होंने शुरू किया, राइट। उसके बाद एक एप्पल का आईफोन लेना है तो एक EMI चालू हो जाती है। सबसे पहले शौक होता है कि एक कार ले ली जाए तो एक EMI तब चालू हो जाती है। राइट। तो हर चीज़ EMI में फंस के आते हैं वो। करेक्ट। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप लाइफस्टाइल डिपेंडेंट हैं तो स्टार्टिंग में ना थोड़ी मतलब समय के लिए आपको नैरो लेन में चलना पड़ेगा। उसके बाद शायद आपको कभी ना चलना पड़े नैरो लेन में, फिर जो चाहेंगे आप वो ले सकते हैं। क्योंकि आप जैसी एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फ्रीडम अचीव करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आप, और उसके बाद आपके पास एक बड़ा कॉर्पस भी होगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होगा, तो वो कहीं ना कहीं बड़े अच्छे रिटर्न्स देगा और वही रिटर्न है जो आपको चाहिए वो आप खरीद सकते हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आगे बढ़ने से पहले आपकी जर्नी वो भी सुननी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। कि आप एक वेल्थ क्रिएशन की जो ट्रेनर है वो बने कैसे? देखिए, मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करी थी स्टार्टिंग में, और वो मतलब आपने टर्म सुनी होगी टेक्निकल एनालिसिस। हाँ जी। जिससे हम लोग स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, चार्ट बेस्ड पूरा कैंडल थ्योरी होती है। करेक्ट। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी और 2005 में उसके सिर्फ 4 कस्टमर पूरे नॉर्थ इंडिया में। आई वॉज द रीजनल हेड। माई टारगेट वॉज टू इंक्रीज द सेल्स। अब सेल्स हुई नहीं पूरे 6 महीने साल भर।
तो भाई क्वेश्चन तो मुझ पे आना ही था। तो मैंने उनको बोला कि लोगों को जब हम बताते हैं तो उनको पता ही नहीं है सब चीज़ें, और दूसरी बात हमें भी नहीं पता क्योंकि वी हैड टू सेल। तो फिर उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी पूरी, और ट्रेनिंग देने के बाद फिर उन्होंने हमें फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप वेबिनार्स करिए, सेमिनार्स करिए, वर्कशॉप्स करिए, कुछ भी करिए, बट मेक पीपल अवेयर। तो हमने फिर अवेयरनेस कैंप लगाए, बट वहाँ पे एक ना बड़ा अप्रोच में मुझे मतलब एक चैलेंज क्या लगा, हम लोग पुश कर रहे हैं उनको, भाई तुम देखो, एक सही चीज़ को यूज़ करो, डिसीजन लो, एनालाइज करो। मगर वहाँ जब हम पुश कर रहे थे ना, तो वो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए थे, भाई आपने बताया था, चला नहीं चला वो एक अलग बात थी। आप इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हो गए उनके लिए। करेक्ट। मगर दूसरी तरफ ना वो 4 लोग ना हमें अप्रोच करते थे कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर आप फिल्टर बना दो, स्क्रीनर बना दो, मुझे स्टॉक फिल्टर, वो सॉफ्टवेयर का ना ऑप्टिमम यूज कर रहे थे। तो जब मेरे को ऐसा नहीं है कि सेल्स नहीं हुई या कस्टमर हमने ऐड नहीं करे, हमने कस्टमर तो ऐड करे, मगर जब मुझे 5 साल हो गए वहाँ पे, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, जो HNI लेवल के लोग हैं ना, वो खुद इनोवेशन कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी खुद बना रहे हैं, मगर जो रिटेलर हैं, जो मतलब वो स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे हैं, वो स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, कोई बता दे। आज की डेट में भी आप सोशल मीडिया पे एक चीज़ चेक करना, वहाँ पर क्या हो रहा है, लोग ना स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे हैं, स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, कोई कुछ बता दे बस, तो वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे। मगर आज भी जो HNIs हैं, अल्ट्रा HNIs हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो खुद अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो मुझे जब ये पता लगा कि इनकी रिक्वायरमेंट मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो 2010-11 में मैंने डिसाइड करा कि मैं अब HNIs को ही पढ़ाऊँगा। तो वहाँ से फिर मुझे डायरेक्शन मिल गई, और आई थिंक वैसे ओवरऑल मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मगर HNIs को एक्सक्लूसिवली पढ़ाना मैंने 2010 से चालू कर दिया था। ये पढ़ाने का मतलब क्या है, पहले तो वो ही बता दीजिए। देखिए होता क्या है, लोगों के पास ना आज की डेट में इन्फॉर्मेशन है, वो लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया से ना 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे का वीडियो देख लिया, तो उन्हें लगता है वो नॉलेज मिल गई है, मगर वो नॉलेज नहीं है दोस्त। क्योंकि क्या होता है, आपको ना पूरे बुक का 1 पेज का कंटेंट पता है, उससे पहले का कोई एक कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, उसके बाद का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, और किस सिचुएशन में आपको उसको यूज़ करना है वो भी नहीं पता। तो आप क्या करते हैं, विदाउट नॉलेज उसको यूज़ करना चालू कर देते हैं। मगर अब आपने जो सवाल करा, भाई पढ़ाने का क्या मतलब है, पढ़ाने का ये मतलब है, पहले नॉलेज दी जाती है, देने के बाद फिर उसको हैंड होल्डिंग के साथ उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद अब किस सिचुएशन का रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट है, लॉस है या एट पार है, फिर वो समझाया जाता है। और विद एक्सपीरियंस जब ये मतलब चीज़ें इवॉल्व होती हैं, तो आपका फिर नॉलेज बनती है। तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं देते। तो क्योंकि वो भी एक तरीके का, मुझे ये लगा कि अच्छा हम PMS की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम ये एक्चुअल में पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल फैमिली या कोई इंडिविजुअल अपने फंड को खुद मैनेज करना चाहता है, तो कैसे, वहाँ पे हमारा रोल है। तो बेस्ट तरीके से कैसे कर सकता है? करेक्ट, एब्सोल्युटली। अब इतनी अच्छी खासी आपकी एक्सप्लेनेशन थी, right. अब यदि इसी को सरल भाषा में मुझे जेनजी को बताना है एक लाइन में, तो आप क्या बताएंगे, क्या करते हो? हम जिनका पोर्टफोलियो करीब करीब 5 करोड़ रुपए का है, उनको हम HNIs बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हम उनको पढ़ाते हैं, और उनके जो आगे के टारगेट्स हैं, अल्ट्रा HNI बनना मतलब 25 करोड़ का लेवल अचीव करना या उससे आगे जाना, वहाँ पर हमारा रोल है। बहुत बढ़िया। तो वापस आते हैं, हमने अभी बात करी थी कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये लोग EMIs में फंस के रह जाते हैं। करेक्ट, राइट। तो एक ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक है जो आपने देखी है इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि वो लोग करे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं? अभिषेक, एक्चुअल में क्या है कि वो लोग ना जिन लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस क्लास है, कोई एक्ट्रेस है, कोई सेलिब्रिटी है, वो उनको देख के उनका लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनको दिखाया भी शायद वही जा रहा है बार बार, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, सारी किसी भी मीडिया के बारे में बात करें तो उनको वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब थोड़ा सा अपब्रिंगिंग में वो चीज़ें नहीं बताई गई, भाई वो लोग उस स्टेज तक पहुंच गए, उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, दे डिजर्व इट। अब वो वहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, मगर उन लोगों को लगता है कि मुझे उसी लेवल पे पहुंचना है, वैसा ही दिखना है। एक एग्जांपल के लिए, जैसे मैं एक केस स्टडी भी बता देता हूँ आपको। होता क्या है, जब भी कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तो पहले सेलिब्रिटीज़ को, जैसे कोई कपड़ा, फ़ोन या कार, सेलिब्रिटीज़ को के ऊपर मतलब उसको ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे, वो पहनता है, यूज़ करता है, और फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अब बिजनेसमैन क्या करता है, वो तो इजीली वो 2 करोड़ की कार खरीद लेगा,
या वो 2 लाख रुपए का, आपको पता है कल ही फोन लॉन्च हुआ है आईफोन 17, तो वो इजीली खरीद लेता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है 2 करोड़ की कार खरीदना, आईफोन 17 लेना। मगर जो अभी जिसकी जॉब लगी है, जो जेंजी है, वो बंदा क्या करता है, वो ईएमआई पे खरीदता है। अब देखिए यहाँ पे केस स्टडी क्या बन रही है, एक बिजनेसमैन ने 2 करोड़ की कार खरीदी, वो सबसे पहले उसको खर्चे में दिखाएगा, राइट। हर साल डेप्रिसिएशन लेगा, पेट्रोल, ड्राइवर, डेप्रिसिएशन, और उसके बाद इंश्योरेंस और पार्किंग, टोल, सब कुछ दिखाएगा, और कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज लेगा बुक्स में, अकाउंट्स में। मगर अगर आप जेंजी की बात करेंगे, वो ईएमआई पे ले रहे हैं, तो वो 2 लाख रुपए के विद इंटरेस्ट पता नहीं कितने पैसे वापस करेगा, और उस बंदे ने उसकी कॉस्ट ही कम कर ली अपने अकाउंट्स में, तो वो टैक्स बचा रहा है और ये इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, जब तक आप एक सर्टेन लेवल अचीव नहीं कर लेते, आई स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर जेंजी कि उन लोगों को कोई भी ऐसा खर्चा नहीं करना चाहिए। एक तो वो डेप्रिशिएटिंग असेट ना लें जब तक वो अपने एटलीस्ट 5 करोड़ का या एचएनआई लेवल ना अचीव कर लें, और वो कभी भी ईएमआई पे तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए, एक तो डेप्रिशिएटिंग, ऊपर से ईएमआई, इंटरेस्ट भी दे रहे हो। हाँ, देखो आप कुछ भी कर लो, डीजल कार 10 साल में खत्म हो जाएगी, हाँ। पेट्रोल कार 15 साल में खत्म हो जाएगी, और आप उस पर फिर ईएमआईज भी दे रहे हो, तो बस। और उसके बाद फिर पेट्रोल है, इंश्योरेंस है, पता नहीं दुनिया भर का खर्चा है। हाँ। और फिर आपको नई गाड़ी दोबारा लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 15 साल कार चला चुके हैं तो अब आप बस से तो जा नहीं सकते। तो इसीलिए ना, हाँ, अर्ली स्टेज में आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, मगर एक बार लेवल अचीव हो गया तो फिर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। क्या होता है, जब मेरी भी फर्स्ट जॉब लगी, करेक्ट, तो फर्स्ट थॉट जॉब से पहले यही था कि जब कुछ अच्छी सैलरी हो जाएगी तो पहली चीज़ क्या लेंगे, कार लेंगे। करेक्ट। बट मैंने ऐसा किया नहीं। वो सोच था जब तक जॉब लगी नहीं थी। जॉब लग के पहला चीज़ क्या परचेज करी है, घर परचेज किया, राइट। एप्रिशिएटिंग एसेट परचेज किया, और उससे आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिल रहा है। करेक्ट। तो वो सोच जो है ना, वो चेंज हो गई थी द टाइम आई एंटर्ड इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। उससे पहले यही था, राइट, कि भैया हम नॉर्थ इंडियन है, हाँ, जो दिखता है वो हम भी करेंगे। करेक्ट। कि घर में कार नहीं है तो पहली कार लेंगे, राइट। बट वो चेंज ऑफ द माइंडसेट है ना, वो बहुत जरूरी होता है। तो वो कुछ टाइम का एक नैरो लेना है, बट वो आपको उसमें ना सेटिस्फेक्शन रहेगा, बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ। बिल्कुल। मगर अगर वो पता ही नहीं है तो आप उस नैरो लेन में कभी चल ही नहीं सकते। तो ये माइंडसेट शिफ्ट है कि आपको अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे, और फिर उसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा आपको एक नैरो लेन में कुछ टाइम चलना पड़ेगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है आजकल की जनरेशन के लिए। उनको लगता है कि यार थोड़ा लाइफ जीनी है तो एक किंग साइज लाइफ जी जाए। बट मैं अभिषेक यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन भी दे दूं, मैं इस बात के लिए भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आपको कार से नहीं जाना। हाँ, कार से तो जाना है, आप कैब से चले जाओ। एटलीस्ट आप इंश्योरेंस का खर्चा बता रहे हो, फ्यूल का खर्चा बचा रहे हो, ड्राइवर का खर्चा बचा रहे हो, पार्किंग का खर्चा बचा रहे हो, टैक्स का खर्चा बचा रहे हो, और जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका खर्चा बचा रहे हो। तो आप शॉफर ड्रिवन कार से जाने को बोल रहा हूँ मैं तो। आपने तो अपग्रेड कर दिया, सीधा अपग्रेड हो गया। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, एक बेसिक एक्सेल बना लो और उस पर ये देखो, इफ़ यू गो बाय कैब तो कितना पैसा लगेगा, और इफ़ यू ओन अ कार तो कितना पैसा लगेगा। यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। अब वो जो डिफरेंस है ना, उसको सेव कर दो। अब इधर से आप कमा रहे हो, स्मार्टली उसको बचा रहे हो, और वो ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बड़ा एक कॉर्पस बना पाएंगे। बहुत बढ़िया। एक और मेरा क्वेश्चन है, आजकल की जनरेशन को लगता है कि जो क्रिप्टो है या एआई ड्रिवन ट्रेडिंग है, करेक्ट, या फिर हम जो एक फिनटेक एप्स का मतलब जाल आया हुआ है, राइट, उससे मैं ओवरनाइट रिच हो सकता हूँ, राइट। तो आपको क्या लगता है यार, ये एक बबल है या ये केवल एक फॉल्स होप्स दे रहा है? आई थिंक न्यू कमर्स के लिए तो फॉल्स होप है। अच्छा, क्यों है, कारण बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आप ना बहुत डीप डाइव अगर हम उसमें करें, इंडिया के अंदर उसका अंडरलिंग नहीं है। कहने का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लीगल टेंडर नहीं करा हुआ। दूसरी बात, अगर आप पैसा कमा भी लोगे, आपको हाईएस्ट टैक्स स्लैब में टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अगर बाई चांस कोई स्कैम हो जाता है तो आप रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते इसकी कहीं भी पुलिस थाने में जाके। तो दोस्त, अब मैं इसमें और अगर टेक्निकल डीप डाइव करूँ, देखिए इक्विटीज़ में क्या होता है कि मैनेजमेंट है जिससे आप बात कर सकते हो, सेबी है, सेबी भी आएगा, मगर बैलेंस शीट है जिसको रीड कर सकते हो, उसका डेटा पब्लिक में, जैसे कितनी कार्स बिकी, कितनी बाइक्स बिकी, कोई नंबर तो है जिसको रिव्यू करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
आप मुझे बताओ, क्या कोई बिटकॉइन की बैलेंस शीट है, कोई मैनेजमेंट है, कोई डेटा है जिसको आप एनालाइज कर सकते हो? जब आप एनालाइज ही नहीं कर सकते तो दोस्त फिर आप इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे करोगे? बट हाँ, मैं ये भी मेंशन कर दूं, जो अल्ट्रा एचएनआईज हैं वो करते हैं, मगर दोस्त उसका वो इंश्योरेंस भी लेते हैं और वो टेक्निकल एनालिसिस पे उनकी बहुत ज़बरदस्त कमांड है, और फाइनली वो एल्गो के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग 24 घंटे होती है। हाँ, इसमें तो कोई रुकता ही नहीं तो है। दोस्त फिर आप जॉब करोगे, ट्रेड करोगे, क्या करोगे, एक सारी चीज़ें नहीं मैनेज कर, रेंजी हो मगर आप ऑक्टोपस नहीं हो। ये है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। अभी आपने शायद एक बात करी, आपने कहा कि सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, करेक्ट है ना? तो नई जनरेशन तो आजकल एक साइड हसल का एक कीड़ा घुसा हुआ है उनके अंदर, कि एक एक्टिव इनकम चलती रहे, एक पैसिव इनकम आती रहे, है, तो हम साइड हसल भी कर लेते हैं, जिसे हम कई बार टेक टर्म में मून लाइटिंग भी बोल देते हैं। करेक्ट। तो क्या ये सही है जो वो लोग कर रहे हैं? इससे क्या पैसा बना सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? पैसा तो बना लेंगे, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? नहीं आप मना क्यों कर रहे हो कि साइड हसल नहीं करनी चाहिए? दोस्त देखो, अभी उनकी जॉब लगी है, हाँ। राइट, अभी उनको वहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जो बड़े हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ से आपकी फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम आ रही है ना, आपको पूरी तरह वहाँ फोकस करना है। तो पहले तो आप वहाँ फोकस करिए, इंक्रीमेंट्स लीजिए, प्रमोशन लीजिए, मगर अब जो भी आवर्स हैं, अब आप वहाँ पे क्या करना चाहते हैं पहले तो ये देखेंगे। अब उसमें अगर ज़्यादा आपका फोकस है, अटेंशन देनी पड़ रही है, टाइम देनी पड़ रही है, तो दोनों काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में जॉब कर रहे हैं, लेट इवनिंग आवर्स में अगर आप कुछ भी और कर रहे हैं तो ठीक है, अगर 1-2 घंटा कुछ करना है तो मैनेजेबल है, अदरवाइज वेल्थ तो दोस्त क्रिएट नहीं होगी। छोटे मोटे खर्चे फिर भी हो जाएं तो हो सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा, वेल्थ केवल मनी नहीं है ना, वेल्थ आपकी हेल्थ भी है, करेक्ट, वेल्थ आपका टाइम भी है, करेक्ट, जो आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को नहीं दे दे ही पा नहीं रहे रहे हैं और आप अपने आप को भी नहीं दे रहे। फिर आप कह देते हो कि मैं स्ट्रेस में हूँ। करेक्ट, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अपना पूरा टाइम ही पहले जॉब में है, फिर एक और आपने सेकंड वेंचर का प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्त कहीं ऐसा ना हो कि ना इश्क में खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे और ना उधर के रहे। बेटर है एक ही चीज पे फोकस करो और उसी को इवॉल्व करो, फिर वहां से आगे क्या करना है। तो मुझे लगता है कि वो एक आगे की स्टेज है, पहले फर्स्ट चीज को फोकस करके इवॉल्व करना चाहिए। एक और आपका जो मैं कहूँगा एक जो सेगमेंट है जिसको आप टारगेट करते हैं फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस, वो एक एनआरआईज का भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। करेक्ट, है ना? तो एनआरआईज के रिलेटेड मेरा एक दो सवाल है। करेक्ट, कि इन टर्म्स की वो लोग क्या है कि डॉलर में कमा रहे होते हैं, करेक्ट, और उनको एक नॉस्टैल्जिया होता है कि यार अपने हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे Correct. पैसा। तो क्या ये सही है और क्या सही करना चाहिए? क्योंकि ये केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको टैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी होती है जो देखनी पड़ती है, और Correct. मैक्सिमम जो है ना वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं, राइट। क्योंकि उनके पास अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती, नॉलेज नहीं होती। तो देखिए मेरा ये कहना है यहाँ पे, अगर वो एनआरआई हैं हाँ। तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किसी भी इमर्जिंग मार्केट में पैसे लगाएं, नॉट ओनली इन इंडिया। वो इमोशनली ठीक है, मगर फाइनली तो उन्हें वेल्थ बनानी है ना। बिल्कुल। तो जो इमर्जिंग मार्केट है उन्हें पैसे वहाँ लगाने चाहिए, बट कोइंसिडेंटली आज इंडिया इमर्जिंग मार्केट है। तो आई थिंक दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, मगर उनको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली टैक्सेशन को लेके। पहले क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट है, मल्टी असेट अगर वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो मल्टी असेट्स जो भी असेट क्लास है उसका इंडिविजुअली एक टैक्सेशन हो सकता है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर के कंप्लाइंस होंगे, डुअल टैक्सेशन को आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तो आपको एक बड़ा अच्छा यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट या सीए होना चाहिए जो दोनों कंट्री का टैक्स अच्छी तरह समझता है, और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट हाँ उन लोगों को इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। इंडिया आज की डेट में एक इमर्जिंग कंट्री है, और आप देख रहे होंगे पिछले 7-8 साल से तो बहुत अच्छे रिटर्न है। और अगर हम 2047 तक जो हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी का टारगेट अगर हम वो अचीव करते हैं तो आई एम श्योर दे विल क्रिएट ए गुड वेल्थ। हाँ, मतलब मल्टी लेवल आपकी होने वाली है। करेक्ट। आज की डेट में भी अगर मैं आपको थोड़े से नंबर्स बताऊं, हमारे अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% स्टूडेंट्स एनआरआईज ही हैं। नेचुरली, क्योंकि मैंने कहा ना, उन सबसे बड़ा जो होता है वो नॉस्टैल्जिया होता है। करेक्ट। कि यार हिंदुस्तान में एक आधी तो प्रॉपर्टी जरूर खरीदें। करेक्ट। तभी गुड़गांव हमारा फ्लोरिशिंग है। राइट। सारे के सारे आप भी? हाँ, जितने भी आप फ्लैट्स देख लो जो आपके अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स होते हैं उनमें उनकी इन्वेस्टमेंट्स हुई होती है।
वो सबसे बड़ा तो उनका यही है। उसके बाद आजकल गोल्ड है, इक्विटीज़ है, म्यूचुअल फंड्स है, तो हर जगह इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हैं। एक जो HNIs और NRIs के साथ एक और सवाल आता है, मुझे लगता है ट्रू भी है कई जगह पर, ये लोग ना बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं अपनी लग्जरी कार्स पे, वॉचेस पे, लाइफस्टाइल पे, राइट? तो क्या आपको लगता है यार ये स्मार्ट वेल्थ डिसीजंस ले रहे हैं या केवल फाइनेंशियल इमेच्योरिटी है? आई थिंक ये इमेच्योरिटी है। स्टार्टिंग में उनको इस टाइप के खर्चे नहीं करने चाहिए टिल द टाइम वो कोई एक बड़ा लेवल अचीव ना कर लें। कम से कम उनके लिए तो 25 करोड़ का लेवल होना चाहिए अल्ट्रा HNI वाला। जब वो अचीव कर लें उसके बाद उनको फिर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि उनकी इनकम अच्छी होती है तो वो लेवल्स जल्दी अचीव कर सकते हैं इफ़ वी कम। मगर वो स्टार्टिंग से ही मतलब बढ़िया कार, लग्जरी होम के EMI स्टार्ट कर देते हैं, फिर दोस्त वो भी ट्रैप होके रह जाते हैं। बस यहाँ पर लोग 20 लाख की कार खरीद रहे हैं, वहाँ पे वो 1 करोड़ की खरीद रहे हैं, बट EMI तो दोनों की जा रही है ना। तो वो सिचुएशन दोनों की, NRIs की भी वही प्रॉब्लम है और यहाँ पे इंडियंस की भी वही प्रॉब्लम है। तो ये कहीं ना जो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं EMI डिपेंडेंट, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल अर्ली स्टेज में। और मैं फिर एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, जितने भी NRIs है वो अपना अल्ट्रा HNI लेवल बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं क्योंकि उनकी इनकम अच्छी होती है। कुछ टाइम के लिए नैरो लेन में चलें और उसके बाद उनको कभी नहीं चलना पड़ेगा नैरो लेन में, क्योंकि वो बहुत जल्दी अचीव करेंगे। क्योंकि ये चीज़ बहुत ही कॉमन है। मतलब हम और होता क्या है ना कि हम हिंदुस्तानी जो यहाँ पर बैठे हैं उनको देख कर हम भी जेलसी फील कर रहे होते हैं और हम भी वही कर रहे होते हैं जो वो कर रहे होते हैं, और दोनों तरफ से दोनों लोग फंस रहे हैं। बल्कि मैं तो आपके व्यूअर्स को ये भी कहूँगा जो NRIs इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप बताइए कि आप लोग कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आपने करी हैं, क्या वो EMI पे हैं या आपने डाउन पेमेंट करके करी है? देखिए इसमें ना अगर हम और डीप डाइव करें, अगर आपने कोई भी घर लिया है एक सर्टेन परसेंटेज का EMI और इंटरेस्ट तो जा ही रहा है उस पर। अब आप इधर तो इंटरेस्ट दे रहे हैं मगर उसी बहुत बड़े पैसे से आपको बड़े रिटर्न्स आ सकते थे। मान लीजिए आपको साल का 15%, 18%, 20% का रिटर्न आ सकता था, मगर इधर आपका होम लोन ही चल रहा है, कार लोन चल रहा है। अब किस कंट्री में तो ये तो परसेंटेज तो उस कंट्री के हिसाब से डिपेंड करेगी, से 3 to 5%, बस 5% जा रहा है और इधर 15% आ सकता था, तो आपका 20% का नेगेटिव CAGR हो गया। बिल्कुल। तो वही आप कितना, अब ये डिफरेंस बड़ा होता जाएगा। फिर दूसरी बात, होम लोन जो है 15-20 साल का होता है, तो 15-20 साल तक आप नेगेटिव CAGR में चल रहे हैं इतनी बड़ी इनकम होने के बाद, तो आपके पास ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी अचीव करने की अपॉर्चुनिटी है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, जैसे ही आपकी बाहर जॉब लगे अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट्स करें और इमर्जिंग मार्केट्स में करें। मुझे लगता है आप बहुत जल्दी अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। और उसके बाद फिर आप घर लो, कार लो, जो लेना है लो, फिर आपको EMIs पे भी लेना है तो भी ले सकते हो। मैंने आपकी बहुत सारे लिंक्डइन पोस्ट देखे, आपके कुछ पॉडकास्ट भी सुने। वहाँ पे आप एक चीज़ बोलते हो कि जो ये HNIs हैं, दे थिंक डिफरेंट, दे इन्वेस्ट डिफरेंट एंड दे विन डिफरेंट। करेक्ट। ये क्या है? अभिषेक भाई, मैं जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस में ना ऐसा नहीं है कि मैं ही उनको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं ना उनके पूरे लाइफ को देखता हूँ कि कैसे वो लोग ना डिफरेंट सोच के ना एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। जैसे इसको मैं एक ना केस स्टडी से बिल्कुल हेल्प करता हूँ, मज़ा ही आ जाएगा वो तो। जैसे मान के चलिए कोई बिजनेस क्लास फैमिली है या कोई अच्छी जगह प्लेस है, CXO है किसी कंपनी में, CEO CFO व्हाटएवर, वो बहुत अच्छी इनकम आ रही है। अब वो खुद भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मगर वो क्या करते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर को ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, जैसे वाइफ है, बच्चे हैं या तीनों हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, एक जगह से वो पूरी तरह फोकस्ड है इनकम अर्निंग पे, और उन्हीं के कोई भी एक फैमिली मेम्बर पूरी तरह फोकस्ड है उसको ग्रो करने में। तो एक तो देखिए फैमिली की कितनी ज़बरदस्त एनर्जी होती है, राइट। एक पूरी टीम होती है, एक बंदा अर्निंग पे ध्यान दे रहा है, एक उनको ग्रो करने पे। और इसका एक बड़ा, एक पता है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, जब ये लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लेगेसी ट्रांसफ़र करते हैं तो विद नॉलेज करते हैं। एक होता है केवल पैसा देना, मगर एक होता है वो नॉलेज भी देना जिससे वो ग्रो भी होगा। तो इससे आप अपना फ्यूचर प्रोडक्ट करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्शन देते हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ी लेगेसी भी क्रिएट करके उसको नॉलेज के साथ ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, इसीलिए दैट्स वाई दे थिंक डिफरेंटली एंड विन डिफरेंटली। अरे मेरा तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपने कहीं ना कहीं इसको टच करा है। हाँ। मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आजकल की बहुत सारी वेल्दी फैमिलीज हैं, जब वो अपना वेल्थ ट्रांसफ़र करती है नेक्स्ट जनरेशन को,
तो आपने कहा कि जो HNIs हैं वो तो उनको ट्रेन करके कर दे रहे हैं, करेक्ट। बट बहुत सारी फैमिलीज है जो वेल्थ ट्रांसफर तो कर रही हैं बट उन्होंने वो नॉलेज और विजडम ट्रांसफर नहीं किया। करेक्ट। उस समय होता क्या है कि जो वो मनी है, जो वेल्थ है, वो लॉस्ट होती चली जाती है धीरे धीरे। तो ये लूप है, इसको हम कैसे उन लोगों को कैसे फाइनेंशियली लिटरेट कर सकते हैं, उन लीडर्स उनको जो वेल्थ को ट्रांसफर कर रहे हैं बट विजडम नहीं ट्रांसफर कर रहे। देखो मेरे हिसाब से ना पहले माइंडसेट, फिर नॉलेज और उसके बाद वेल्थ देना चाहिए। अच्छा। हाँ, मैं इसमें एक एग्जांपल भी देता हूँ। मैंने ना 2014 में एक जैन फैमिली को पढ़ाया था और वो फरीदाबाद बेस्ड हैं। उनको मैंने ना उनके 3 भाई हैं, उनको और उन तीनों भाइयों के बच्चों को 13-14 लोगों को एक साथ पढ़ाया था 2014 में। तो उन्होंने क्या करा कि बच्चों को पहले नॉलेज दी, माइंडसेट तो दे ही रहे थे, उसके बाद जब वो नॉलेज 6 महीने पूरा क्लासेस चली थी, अब 6 महीने के बाद उन्होंने उनको बिजनेस के एथिक्स, स्ट्रैटेजीज सब पढ़ाया। फिर धीरे करके उनके बेटे को एक नई कंपनी खुलवाई और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, उसमें से एक बेटे ने अपनी एक कंपनी लिस्ट भी करवा ली है रिसेंटली। तो ये पूरा प्रोसेस है, कैसे पहले माइंडसेट दिया, फिर नॉलेज दी, नॉलेज के बाद वेल्थ करी और बेटे ने तो उसको भी अब लिस्ट भी करा लिया है, तो वो ग्रो भी हुआ ना चीज़ों को। तो जैसे जैसे आप बच्चों को जितना अर्ली स्टेज में बिजनेस के अंदर आप ले आओगे, इस टाइप की नॉलेज देते रहोगे टाइम टू टाइम, तो मुझे लगता है कि वो जो आपने एक टर्म यूज़ करी है ना विजडम, वो आप डे बाय डे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जैसे एक टॉफ़ी के रूप में रोज़ पकड़ा दी, तो उनका फिर वो डेवलपमेंट होता रहता है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, आप जैसे जैन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो बिजनेस फैमिलीज होती हैं वो विजडम ट्रांसफर नहीं कर पाती। दे जस्ट कीप अर्निंग, फिर वो फेलियर बन जाते हैं। हाँ, फिर वो बच्चे उस वेल्थ का ना मिसयूज़ करते हैं, वो यूज़ ही नहीं कर पाते। हमने कितने, एक बूम आया था कुछ साल पहले हमारे NCR में, जहाँ पे हर एक किसान अपनी ज़मीन बेच के करोड़ों रुपए उसने कमाए। करेक्ट। और वो आज फिर वहीं है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने वेल्थ ट्रांसफर कर दिया बट विजडम तो थी नहीं उनके पास। राइट। तो देखिए, जब आप ना किसी से बात करते हो ना, मतलब स्पेशली जब हम रिव्यू करते हैं, हमें बातों बातों में कई बार पता लग जाता है कि ये बॉस इंस्टेंट मनी आई है या वेल्थ जनरेशन से ट्रांसफर हुआ है। किसी के पास देखिए 3 तरीके से इंस्टेंट मनी आती है, जैसे आपने कहा ज़मीनें बिक गई, कई बार होता है कुछ लेगेसी मिल गई इमीडिएटली, कई बार होता है एलिमनी मिल गई, कई बार होता है कौन बढ़ेगा करोड़पति से पैसे आ गए। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं, बट इसमें ना विजडम नहीं है तो बंदा फिर उसको संभाल नहीं पाता। तो आपने देखा होगा कई बार किसी की ज़मीन बिक गई, इमीडिएटली पैसा आ गया, SUV ले लेता है, जरा सी भी टक्कर हो जाए तो लड़ाई कर लेता है, धमका देता है, मार देता है। अबे भाई, इंश्योरेंस है उसका तेरे पास जाने के लिए बहुत कुछ है, यू कैन नॉट फाइट। समझ बात को। तो वो विद टाइम आती है, विद जनरेशन्स आती है, बट अगर पेरेंट्स ने मेहनत करके बनाई है तो वो फिर लेगेसी विद नॉलेज ट्रांसफर होती है और विद माइंडसेट। मेरे को तो इसको सोचने में ही इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, क्योंकि मैं अब देखता हूँ, जैसे मेरी 12 साल की बिटिया है, तो हम उसको आज से ही बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हैं, ये स्टॉक्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है तो ऐसे ग्रो करता है, हम खर्चे कम करो। तो वो जो विजडम है ना, वो ट्रांसफ़र करना बेसिक लेवल से बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी फैमिलीज़ में तो ये डिस्कशंस होती ही नहीं है। आपकी डाइनिंग टेबल पे बैठ के माँ बाप बच्चों से नहीं कर रहे होते, बच्चे अपने बच्चों से नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनको लगता है पैसे की बात कौन करेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, अपर मिडिल क्लास एक बहुत बड़ी आज कैटेगरी है जहाँ पे लोगों ने वेल्थ क्रिएट कर ली है। उनमें और HNIs में क्या डिफरेंस, क्या है उनकी सोच में, क्या डिफरेंस है, क्या माइंडसेट डिफरेंट है, एंड हाउ व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट HNIs आर डूइंग? देखिए, HNIs और अल्ट्रा HNI में जो बिगेस्ट डिफरेंस मुझे लगता है ना, वो लगता है अल्ट्रा HNIs ना अपने पोर्टफोलियो को जो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, उनका डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी डीप और वाइड होता है। जैसे इक्विटी मार्केट में है, बिटकॉइन में है, म्यूचुअल फंड्स में है, और अदर फंड्स में भी है, गोल्ड में है, सिल्वर में है, प्रॉपर्टीज़ में है। तो इस तरीके से उन्होंने इवन क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स भी है उनका। मगर HNI अर्ली स्टेज में क्या करता है, वो सिर्फ इक्विटी तक रहता है, जो हम एडवाइस भी करते हैं, भाई तू अभी ज़्यादा मत, पहले एक लेवल को अचीव कर, उसके बाद धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। दूसरा ये है कि HNI अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करके रखता है, जैसे हर महीने कर लेगा वो। इंश्योरेंस, ये क्या है? मेरे को तो नहीं लगता कोई प्रोडक्ट है मार्केट में जो
पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करता है? नहीं, पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस हो सकता है, एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई करते ही हैं। और मैं अल्ट्रा एचएनआई का एक और एडवांटेज बताता हूँ, जैसे जैसे उनका पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा, व्हेन मार्केट रीचेस एट अ न्यू पीक और एनी स्टॉक रीचेस एट द न्यू पीक, जब वो न्यू पीक पे होता है तो वो टूल्स और मैकेनिज्म का यूज करके ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्टॉक इज एट द रेजिस्टेंस लेवल। तो वो क्या करेंगे, उस वक्त उसका इंश्योरेंस कर देंगे व्हेन मार्केट इज एट द पीक। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या होता है अभिषेक, आपने अपने पोर्टफोलियो का हाईएस्ट वैल्यू प्रोटेक्ट कर लिया। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये किसी ने बहुत मेहनत से बनाया है पैसा इस लेवल तक, तो वो अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आज कोई 50 करोड़ पे 100 करोड़ पे पहुंच गया। अब मार्केट तो करेक्शन भी देगा ना। हाँ। मान लो 50% करेक्शन आ गया, 100 करोड़ का 50 करोड़ रह गया, तो आप तो बस मुंह ही देखते रह गए। पहले 100 करोड़ आया, फिर 50 करोड़ आया, तो आपने उसका एडवांटेज तो लिया ही नहीं। अब वो घूम के मान लो फिर 4 साल बाद 100 करोड़ पे जा रहा है, तो बॉस आपके तो 5 साल खराब हो गए। दिस इज नॉट अ अल्ट्रा एचएनआई स्टाइल। अल्ट्रा एचएनआई क्या करेगा, जैसे जैसे मार्केट न्यू पीक्स पे जाएगा, इसका मतलब है पोर्टफोलियो भी उसी लेवल पे जा रहे हैं, जब पोर्टफोलियो उस न्यू लेवल पे जाएगा, दे प्रोटेक्टेड इमीडिएटली। तो क्या होगा, वहाँ से डाउन साइड से प्रोटेक्ट हो चुका, तू चला जा नीचे। अब वो नीचे जाएगा तो उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो इसलिए अल्ट्रा एचएनआई हमेशा वो लेवल्स को अपना मेंटेन करता है जो वो एक बार हाईएस्ट लेवल अचीव कर चुका, इसलिए वो अल्ट्रा एचएनआई है। सर ये इंश्योरेंस समझ नहीं आया मुझे अभी भी थोड़ा सा, कि ऊपर गया, करेक्ट, मैंने उसको सिक्योर कैसे कर लिया? मैं बताता हूँ इसको ना, एक पूरा मैं एक केस स्टडी की तरह लेते हैं। अभी तक मार्केट में जो मेजर करेक्शंस है वो दो हैं, मतलब अभी पिछले 25-30 साल की बात करें। 2008 की और 2020 की। बिल्कुल। 2008 में अप्रॉक्सीमेटली 65% का करेक्शन आया था। हाँ जी। और 2020 में अप्रॉक्सीमेटली 45% का करेक्शन आया था। मान के चलिए कोई अल्ट्रा एचएनआई है, उसके पास 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है, और हमने जो स्ट्रैटेजी पढ़ाई है उसके हिसाब से उसको इंश्योरेंस हमेशा करना है। आज आप पीक पे हो एकदम, क्योंकि मार्केट बॉटम बनाती है तो पीक भी बनाती है। बिल्कुल। तो उसने क्या करा, जब 50 करोड़ का उसको लगा भाई मार्केट रेजिस्टेंस पे, तो उसने इंश्योरेंस ले लिया। अब यहाँ से डीप डाइव करते हैं आपका क्वेश्चन। हाँ। करेक्शन आ गया मार्केट में 65% का, तो 50 करोड़ की वैल्यू रह जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 15-17 करोड़। 35 करोड़ वैल्यू साफ। अब ये जो 35 करोड़ का करेक्शन है, आपको मार्केट अप्रॉक्सीमेटली इसमें से मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ 28 से 30 करोड़ रुपए रिटर्न कर देगी। राउंड फिगर ले लेते हैं, 30 करोड़ रुपीस वापिस आ गए। पुराना कितना बचा था, 15 करोड़, और अभी कितना कैश मिला, वो तो इक्विटी रह गई 15 करोड़ की, कैश कितना मिला, 30 करोड़। 30 करोड़। 30 करोड़ का हम लोग ये स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि बॉस अब आप अच्छी कंपनियां खरीदो, क्योंकि वो सारी कंपनियां डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो आपने वो खरीद ली, 30 करोड़ प्लस 15 करोड़ 45 करोड़। टोटल पोर्टफोलियो कितने का था, 50 करोड़। तो 10% का तो नॉर्मल करेक्शन रहता ही है, विच इज मतलब आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो दोस्त 2020 के बाद मार्केट कितना बढ़ा, और 2008 के बाद तो 10 गुना हो गया, और 2020 के बाद 4 गुना तो कम से कम हो गया, और स्टॉक तो पता नहीं कितने हो गए, फिर भी एक एवरेज पकड़ लेते हैं 4 गुना। तो दोस्त आपका 45 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर 4 गुना हो गया तो 180 करोड़ हो गया। अल्ट्रा एचएनआई आपने पीक लेवल पे अपना पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस हमेशा करके रखा, जब भी नया पीक लगा। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचएनआई एंड अल्ट्रा एचएनआई, और एचएनआई हर महीने अपना इंश्योरेंस करता है, बट अल्ट्रा एचएनआई उसमें एक एडिशन भी करता है। जब भी मार्केट नया पीक बनाएगा वो अपना इंश्योरेंस फिर भी कर लेगा, क्योंकि उसको पता है बॉस मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। इसीलिए मैं बहुत बोलता हूँ, आपने मेरे को 1-2 डिफरेंसेस कई जगह पूछे, मैं एक और डिफरेंस आज ऐड करता हूँ कि ये ना फुल टाइम जॉब है इन्वेस्टमेंट। आपने कहा था वो जैनजी भाई रात को ये कर ले, साइड हसल कर ले, कुछ कर ले पार्ट टाइम, भाई नहीं, ये एक फुल टाइम जॉब है, इसको फुल टाइम की तरह लो अगर आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो। और अगर आप फिर भी इसको एक साइड बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है कि 5 दिन जॉगिंग पे गए सुबह और उसके बाद तो 7 दिन बाद तो गए, है ना। तो दिल्ली में तो ठंड भी बहुत पड़ती है, तो वैसे ही जनवरी में तो सुपर ठंड होती है, तो उसमें आपको भी पता है 5-7, ये कोई वो वाला रेजोल्यूशन नहीं है। तो एचएनआई बिल्कुल प्रिपेयर होके चालू करता है, और इसीलिए अल्ट्रा एचएनआई का लेवल भी अचीव करता है और उसके आगे भी जाता है। अब नेक्स्ट जो सवाल आता है कि अब मैं मिडिल क्लास की जब बात कर रहे हैं, या हम अपर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, या एचएनआई की बात कर रहे हैं, तो सेविंग का परसेंटेज क्या होना चाहिए कि जब अब हम एचएनआईज की बात कर लो या आप अपर मिडिल क्लास की हम बोल रहे हैं, तो दे हैव एन इनकम, राइट। उसका कितना परसेंट उन्हें सेव करना चाहिए सो दैट दे कैन
look at the journey of upper middle class towards HNI and HNI towards ultra HNI. देखो दोस्त, ये क्वेश्चन अगर आप ना पूछते कि अपर मिडिल क्लास या जेनजी या रिटेलर्स, तो उनके लिए तो वैलिड था। अच्छा। HNI लेवल अचीव करने के बाद ये क्वेश्चन का कोई मतलब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि आप वो लेवल अचीव कर चुके हो। अब पोर्टफोलियो से इतने रिटर्न आ जाते हैं, तो वो रिटर्न से आप अपने जो खर्चे करने कर लो, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको एक सफिशेंट एक स्पेस मिल जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो क्वेश्चन HNI अल्ट्रा HNI के लिए तो कोई वैलिड नहीं है। बट उसके बाद भी अगर उनको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो दोस्त फिर वो स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते हैं, फंड रेज करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ देखिए, एक बड़ा डिफरेंस बताता हूँ आपको मैं बिटवीन रिटेलर एज वेल एज एन HNI या अल्ट्रा HNI। रिटेलर कब कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपने खर्चों पे? जब मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जॉब चली गई, तब वो अपने खर्चे कट करता है। तब वो लोन भी लेता है, कई बार लेना भी पड़ जाता है। हाँ। और फिर वो अपने आप को बचाता है। अल्ट्रा HNI या HNI पता है कब लोन लेता है? जब वो बिल्कुल अपनी लाइफ में ना सबसे पीक पे है, बिल्कुल ईजीनेस है, सब कुछ उसने अचीव कर लिया, अब उसको यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वो यहाँ पर लोन लेता है और नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये तो मैं लोन मेरे लिए कुछ है ही नहीं। हाँ। तो मैं क्यों मतलब एक अपनी और कैश को छेड़ूं? मैं 7-8% पे लोन लूँगा या 10% पे लूँगा और वहाँ से 24% बनाऊंगा, 10% वापस करूँगा, तब भी बनाऊंगा। तो वो बड़ा डिप्लॉय करता है। रिटेलर्स तब कॉस्ट कटिंग करते हैं जब वो किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं, जॉब चली गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, और उसके बाद कई बार उनको ना लोन भी लेना पड़ता है उस ड्यूरेशन में। मगर जो HNI या अल्ट्रा HNI है, वो कब लोन लेता है? जब वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में है, पोर्टफोलियो पीक पे है, वो तब लेगा वहाँ से नेक्स्ट लेवल पे पहुँचने के लिए। तो वो उसके लिए कोई चैलेंज ही नहीं है। 50 करोड़ के पोर्टफोलियो के सामने तुमने 5 करोड़ का लोन ले लिया, क्या रिस्क है आपके लिए? कुछ भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है। और मैंने जो देखा और मैंने उसमें इंश्योरेंस भी ऐड कर दिया। तो 5 करोड़ तो कहाँ जाएगा आपका? हाँ, कहीं नहीं जा रहा। नहीं, उसके बाद एक और भी जो चीज़ है ना, कि जो मेरा पोर्टफोलियो है वो रिटर्न देगा 12 से 15% करेक्ट एवरेज, राइट? और मैं जो लोन ले रहा हूँ 7% पे ले रहा हूँ। करेक्ट। मैं अपने पोर्टफोलियो से क्यों निकालूं? और उसके बाद कंपाउंड का एडवांटेज भी तो मिलेगा आपको। वही कह रहा हूँ, राइट। मैं अपने पोर्टफोलियो से क्यों निकालूं? yes. जब अवेलेबल है, लोन अवेलेबल है, सस्ता, करेक्ट, मैं 15% छोड़ के, रिटर्न छोड़ के 7% का लोन ले रहा हूँ ना, राइट। तो दैट इज एन ईजी लाइफ फॉर मी। और देखिए, जैसे आपने अभी क्वेश्चन करा था विजय, मतलब क्यों अल्ट्रा HNIs दे इन्वेस्ट डिफरेंटली, थिंक डिफरेंटली एंड विन डिफरेंटली। यहाँ पर मैं एक और इसी एग्जांपल को और थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ। आप ये देखिएगा, रिटेलर ना अपनी डेप्रीशिएटिंग असेट का इंश्योरेंस करता है। कार का करता है, डेप्रीशिएटिंग असेट है, 10 साल में खत्म हो जाएगी। वो अपनी एप्रीशिएटिंग असेट का इंश्योरेंस करता है पोर्टफोलियो का। भाई पोर्टफोलियो तो बढ़ रहा है, और अभी आपने मेरे को बोला विजय मुझे भी नहीं पता। हाँ। तो देखिए, अब ये भी एक डिफरेंस है, मैं आपको भी HNI मानता हूँ। तो आप ये देखिए कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो वो एक एप्रिशिएटिंग असेट है। हाँ। मगर रिटेलर अपनी कार का तो कर रहा है जो डेप्रिशिएटिंग असेट है, मगर एप्रिशिएटिंग का कर ही नहीं रहा। तो दोस्त इसलिए वो थोड़ा ट्रैप में रहता है, और ये लोग फिर नेक्स्ट लेवल को अचीव कर लेते हैं। तो ऐसा क्या माइंडसेट है हम हिंदुस्तानियों का जो हमें ये रोक रहा है कि हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाए? दोस्त जो रोक रहे हैं ना, वो क्विक गेन रोक रहा है सबको। हर बंदा मतलब पहले दिन ही CEO बनना चाहता है, करोड़ रुपए कमाना चाहता है, बट उनकी भी गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि उनको ना सोशल मीडिया के थ्रू दिखाया ये जा रहा है कि 5,000 रुपये लगाओ 5 करोड़ रुपए कमा लो। अब उन्हें लगता है बहुत ये तो क्विक गेन है। फिर उन्हें इस टाइप के वो P&L भी दिखाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो क्विक गेन का माइंडसेट है ना, वो एक प्रॉब्लम है सबके लिए। जैसे कि अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैं एग्जांपल हाँ बिल्कुल, वो तो रिटेलर मैच भी आज तो इंडिया पाकिस्तान का। अच्छा तो रिटेलर ना हर बॉल पे छक्का मार के मैच जीतना चाहता है। HNI मैच जीतना चाहता है। लूज बॉल आएगी नहीं आएगी आपके पास, जब आएगी तो आप हिट करो। क्रिकेट में तो सिर्फ 6 रन मिलेंगे मैक्सिमम, यहाँ पे तो बॉस बड़ा हिट हो जाता है अगर लूज बॉल आपके पास, और आएगी। वेट फॉर योर टर्न रादर देन आप हर बॉल को मौके में मत कन्वर्ट करो। लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। अरे बुरी तरीके से इस ट्रैप में तो मतलब ये सवाल तो मैं अपने 2 पॉडकास्ट पे ऑलरेडी उठा चुका हूँ। निर्मला सीतारमण जी ने तो पार्लियामेंट में तक उठाया ये सवाल कि भाई कहाँ क्यों पैसा गंवा रहे हैं मिडिल क्लास। करेक्ट। तो देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको वेल्थ बनानी है
या ऑप्शन ट्रेडिंग करके वेल्थ बनानी है। थोड़ा सा इसीलिए वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं और वो क्विक गेन में फंस के रह जाते हैं। सर एक मैंने आपके देखा पढ़ा मैंने कि आप एक बताते हैं कि 10 सेफ स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेबल है हर मार्केट कंडीशन के लिए, है ना? तो ये अप्रोच क्या है? ये रिटेल इन्वेस्टर्स को भी काम करती है? जो रिटेलर्स हैं ना वो एक या दो स्ट्रैटेजीज पे डिपेंडेंट रहते हैं। बाय करा, सेल कर दिया, और कुछ केसेस में शॉर्ट सेल करा, बाय कर दिया। ये दो ही हैं, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। मगर आप HNIs की बात करेंगे, अल्ट्रा HNIs की बात करेंगे, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन 2 स्ट्रैटेजीज। क्योंकि मार्केट में 3 कंडीशन बताई जाती है, मैं 5 बताऊंगा आपको। अच्छा। पहला बुलिश मार्केट, साइडवेज मार्केट, बेयरिश मार्केट, सुपर बुलिश मार्केट और सुपर बेयरिश मार्केट। करेक्शंस 2008 2020 सुपर करेक्शंस थी और सुपर रैली भी आती है। जब 2008 का करेक्शन आया था उससे पहले सुपर रैली में था मार्केट। अब होता क्या है कि वो वाली नॉलेज या माइंडसेट हमारा है नहीं, तो जब थोड़ा सा प्रॉफिट आता है तो हम एग्जिट कर देते हैं, मगर उसके बाद स्टॉक वहां से 10 गुना हो गया। फिर वो प्रॉब्लम, गिरने के बाद होल्ड रखते हैं, बढ़ जाएगा, वो वहां से पता चला 50% करेक्ट हो गया, फिर आपको लगता है यार ये तो बहुत कुछ हो गया, फिर आप एग्जिट कर देते हो, वो फिर पलट जाते हैं। तो मेरे को क्या लगता है कि जो HNI है ना या अल्ट्रा HNI है दोस्त, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी 2 स्ट्रैटेजीज पे। वो पूरी तरह ना वर्ल्ड कप जीतने के लिए तैयार है। इसका मतलब है वो वेल्थ बनाना ही उसका एकमात्र टारगेट है। देखो, अगर मेरे को और आपको क्रिकेट खेलना है, सिर्फ हम दोनों को, सिर्फ फन के लिए या थोड़ी बहुत फिटनेस के लिए, गली में खेल लो, पार्क में खेल लो, अगर मेरा और आपका टारगेट ये है वर्ल्ड कप जीतना, तो दोस्त हमारा रूटीन, माइंडसेट, डाइट, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग सब कुछ चेंज हो जाएगी और ट्रेनर भी अलग होगा उसका। हायर भी करेंगे ट्रेनर, करना पड़ेगा, खुद करेंगे भी नहीं हम लोग। करेक्ट, कहेंगे विशाल भाई आप भी हायर करो, मैं भी हायर करता हूँ, चलो काम करते हैं। अब उसके बाद फिर आपको पिच पे खेलना भी है, सुपर प्रेशर में, और मैच जीतना भी है। तो आप हर बॉल पे छक्का मारोगे क्या वहां पे? नहीं, आपको मैच जितवाना है, वर्ल्ड कप है दोस्त, ये मजाक नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है उस वक्त, जैसे वो 10 स्ट्रैटेजी की हम जो बात, आपने सवाल पूछा था, जब पिच पे आप हैं तो बॉल बॉस कहीं किसी भी तरीके की आ सकती है और आपको ये पता होना चाहिए उसको कैसे हिट करना है। तो आपको हर तरीके का प्रैक्टिस करना है, हर तरीके की मार्केट से आप लड़ पाएँ, इस तरीके से HNI अपने आप को तैयार करता है। इसलिए जो मैंने आपको इंश्योरेंस के एग्जाम्पल से कैसे वो अल्ट्रा HNI बनता है, तो वो फिर बन जाता है। सर मेरे ना कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, प्लीज़, बिल्कुल प्रिसाइज रखेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। स्टॉक्स या रियल एस्टेट? बोथ, राइट मिक्स होना चाहिए। अच्छा। म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट इक्विटी? इक्विटी, क्योंकि उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। ओके। यदि आपको आज एक बेट लेनी है, गोल्ड, क्रिप्टो या रियल एस्टेट, इन तीनों में से? रियल एस्टेट। ओके। फाइनेंशियल लिटरेसी ओवररेटेड है या अंडररेटेड है? अंडररेटेड है। लोग टाइम, एनर्जी, मनी लगाते ही नहीं है। हाँ, उनको लगता है हमें सब आता है, हम तो ज्ञानी है। अगर देखिए इतना ही है इसमें, तो मैं ये कहता हूँ भाई अपने बेटे या बेटी को पैसे दे दो और करा दो ट्रेड। भाई उसको कहेंगे तू नॉलेज ले पहले, उसके बाद थोड़े से पैसे लगा, फिर करके दिखा। मगर खुद क्या करेंगे, पैसे लगाया, ट्रेड चालू, ऐसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन है, उनको क्रेडिट कार्ड अवॉइड करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए टिल द टाइम, मतलब 5 करोड़ तक कम से कम पहुंचे, उसके बाद उनको जरूरत नहीं पड़ेगी क्रेडिट कार्ड की। पैसिव इनकम मिथ है या रियलिटी है? हमने बात करी थी मगर फिर भी। मिथ है। क्यों मिथ क्यों है? दोस्त आप कितनी जगह फोकस कर लोगे? वो तो हमने बोला कि हम फोकस तो एक ही चीज को करना चाहिए। जब फोकस एक ही चीज पे करोगे ना तो उसको इवॉल्व कर पाओगे। अब आप जॉब भी कर रहे हो, फैमिली भी देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, कार भी चलानी है और फैमिली भी देखनी है, बॉस के भी टारगेट हैं, मतलब आप ऑक्टोपस तो नहीं हो ना, एक ही आदमी हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज पे पहले फोकस करो, और अगर आपको सच में ही वेल्थ बनानी है तो अपने किसी फैमिली मेंबर को ट्रेन करो और उसके बाद वो पूरा फोकस होके वो वेल्थ बनाएगा। आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है प्लीज, कि कोई ऐसी मिस्टेक जो आप चाहते हैं कि यार मैं भूल जाऊं या मैंने नहीं की होती, फाइनेंशियल मिस्टेक मैंने जो करी है। हाँ। मैंने स्टार्टिंग में जब 2004 की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी गली में एक बहुत ही रिच पर्सन थे, अभी तो खैर वो दिल्ली के MLA हैं। तो मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो उन्होंने दिवाली वाले दिन होंडा सिटी भी ली थी, तो मुझे और ज़्यादा, तो मेरे को बाद में पता चला उन्होंने तो स्टॉक मार्केट से पैसे बनाए हैं। मैंने कुछ नहीं सोचा, अगले हफ्ते ही
अपना अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, पहला ट्रेड भी डाल दिया और सुपर लॉस। अरे पता ही नहीं था, क्योंकि बस मैं इन्फ्लुएंस हो गया ना, जो आज लोग कर रहे हैं वो 2004 में मैं कर चुका हूँ। तो फिर बाद में चीज़ें समझ में आई, तो मुझे लगता है कि अगर मैं पहले पढ़ लेता तो शायद ये सब नहीं झेलना पड़ता। तो वो मुझे लॉस काफ़ी दिनों तक रहा, बहुत टाइम बाद वो लॉस उतार पाया मैं। वन फाइनेंशियल मिथ जो हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। क्विक गेन। कुछ ऐसा नहीं होता है, तो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्विक गेन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वैसे मैं एक छोटा सा इसमें डीप डाइव करना चाहता हूँ। हाँ। होता तो है मगर हर रोज नहीं होता। लूज बॉल आएगी पूरे मैच में, मगर हर बॉल लूज बॉल आएगी ना, सिर्फ आपको वो ही दिखाया जा रहा है और आप उसी में ही ट्रैप हो गए हो, और आप अपने ड्रीम्स उसी तरीके से प्लान, जो ड्रीम्स देखते हो और अपने प्लान्स भी वैसे ही बना लेते हो। तो दोस्त वो हर लूज बॉल नहीं आएगी, तो आप अपने टाइम वेट करो, मगर पूरा मैच खेलना पड़ेगा उसके लिए। फास्ट बॉल भी आएगी और हर तरीके की बॉल आएगी, उसका टारगेट है आपको आउट करना, तो आपकी नॉलेज आपको बचाएगी। इस सेक्शन का लास्ट सवाल कि मनी या फ्रीडम? बोथ। पैसे से फ्रीडम? आई थिंक पहले पैसा, उसके बाद फ्रीडम। अच्छा। हाँ। जो आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, राइट? Correct. आप उसी की बात कर रहे हैं ना? राइट। अब मेरे ऐसे सवाल जो शायद अब जो हमारी जनरेशन है जो अब काम करने उतर रही है या 2-3 साल से काम कर रही है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एजम्पशन लेते हैं कि मैं आज 25 साल का हूँ, जो कि मैं तो नहीं हूँ, बट आज हम 25 साल के हैं, जो एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 1 लाख रुपए महीना, ठीक है। अब उसे क्या करना चाहिए, वो कैसे प्लान करे कि वो लेट्स से 35 या 40 की एज तक वो एक इतना अच्छा कॉर्पस जमा कर ले अपने लिए कि तो वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर सके। सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी सैलरी का ना मेजर पोर्शन इन्वेस्टमेंट करे। मेजर पोर्शन, अगर अनमैरिड है तो 50% भी कर दे, मगर नॉलेज बेसिस पे करे। उसके बाद इस प्रैक्टिस को बिल्कुल मत रोके। से हर महीने वो 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो करता ही चला जाए और अपनी जॉब पे फोकस करे, इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करे। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें आपको कंपाउंड का एडवांटेज मिलेगा, बिल्कुल विद टाइम मिलेगा। इस इन्वेस्टमेंट को वो और ज़्यादा बढ़ाए। अब उसके बाद एक काम और करे, मेरे कहने पे इंश्योरेंस जरूर ले ले अपने पोर्टफोलियो का। डे 1 से भी ले सकता है, अदरवाइज जब एक सर्टेन नंबर तक पहुंच जाए तो अपना पोर्टफोलियो का जरूर इंश्योरेंस ले, क्योंकि ये इंश्योरेंस एक तो कहीं ना कहीं उसको हमेशा के लिए बचा के रखेगा और मेजर करेक्शन में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे देगा। वो इंश्योरेंस के लिए तो आपके पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट कहीं और तो मिलता नहीं है। मैं ही शायद इंडिया में ही मैं पढ़ाता हूँ इस सब्जेक्ट को, बाकी कोई और नहीं पढ़ाता। हाँ, वही कह रहा हूँ, तो इंश्योरेंस तो करना पड़ेगा। Correct. तो विजय कौशिक जी को मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, Correct. तभी सीख सकता है Right. इंश्योरेंस कैसे करनी है। Right. सर, आपकी कोई ऐसी हैबिट जो आपको ये फाइनेंशियल नॉलेज के लिए जिसने आपको प्रेरित किया हो या इंस्पायर किया हो कि अच्छा मैंने बुक्स पढ़ी या मैंने लोगों को सुना, मैं लोगों के साथ जाके बैठा जिनको नॉलेज है, आपने कैसे किया? जैसे मैंने बताया कि मैं स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग्स में हूँ, तो बट अर्ली स्टेज में ना, मतलब मैंने ये नोटिस करा था कि हमें जो लोग अप्रोच कर रहे हैं ना, मतलब सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, क्योंकि हम लोग स्टॉक एनालिसिस के सॉफ्टवेयर बेचते थे 2005 में, तो जो लोग अप्रोच कर रहे थे ना वो लोग HNI थे। अब उनके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा मैच्योर्ड होते थे क्योंकि वो लोग स्ट्रैटेजीज खुद बनाते थे। अब उनको सॉल्व करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर के फीचर और वो इंटेलेक्चुअल वाला हमें वो माइंडसेट अप्लाई करना पड़ता था, और फिर जब हम उसको सॉल्व करते थे तो कहीं ना कहीं फिर हमें समझ में आता था कि भाई ये तो वर्किंग है। और मुझे कुछ ऐसे HNIs भी मिले, उन्होंने स्ट्रैटेजी तो इवॉल्व करी, उन्होंने इम्प्लीमेंट करने से पहले ना उसको बैक टेस्ट करा। अब उसको अगर आप बैक टेस्ट करेंगे 5 साल के डेटा पे, 10 साल के डेटा पे, तो दोस्त उसका एक्चुअल रिजल्ट सामने आएगा। अब जब उसका एक्चुअल रिजल्ट हमारे सामने भी आया, उसके सामने भी आया, तो एक तो हमें भी सेटिस्फेक्शन लगा कि हमने उसको सपोर्ट करा, और उनको भी लगा भाई दे हैव अचीव्ड समथिंग। तो कहीं ना कहीं वहाँ से रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हुए, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व करी। इस तरीके से मैंने काफ़ी HNIs, अल्ट्रा HNIs के साथ डील करा है और ये सारी नॉलेज गेन करी है। फिर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया था, लाइक मारुति, जिंदल, नेस्ले, उन लोगों के अपने रिक्वायरमेंट है।
HNI अल्ट्रा HNIs की फैमिली ऑफिसेज में पढ़ाया, तो फिर फाइनली ये नॉलेज इन्वॉल्व हुई और 2016 से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी ट्रेनिंग की, और अब तो खैर पूरी तरह सिर्फ HNIs और अल्ट्रा HNIs को ही पढ़ा रहे हैं। ये सर थोड़े अपर मिडिल क्लास को भी पढ़ा दीजिए जो कि HNIs बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं, ठीक है, मगर कहीं ना उन लोगों का ज़्यादा फोकस ना लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पे बहुत ज़्यादा है, फोकस बहुत है, बहुत ज़्यादा। वो तो वो लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहते हैं और इस चक्कर में कई बार ना लोन भी ले लेते हैं। तो उनका फोकस जो है ना वो लाइफस्टाइल पे, अगर उनका फोकस वेल्थ पे आ जाएगा तो आई एम श्योर फिर कहीं ना कहीं हम लोगों की उसकी वेवलेंथ मिलेगी। अब वो ऑटोमेटिकली वो HNI बन जाएगा, क्योंकि जहाँ ये लीकेजेस बंद हुए, करेक्ट, तो वो फिर वो स्ट्रेटेजी भी फॉलो करनी पड़ेगी, फिर आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। विजय जी, मेरा ना एक और सवाल है, और ये सवाल मेरा कहाँ से आया, मैंने बहुत सारे Tier 2 सिटीज़ के बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ पॉडकास्ट किए। अच्छा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी ना बहुत वेल्थ जनरेट हो रही है। करेक्ट। एंड वो एक ऐसा अनटैप्ड एरिया है, क्योंकि हम आज बैठे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, राइट, हमको लगता है सब कुछ, सारी दुनिया ना है ना, ये यहीं हो रही है, करेक्ट, इसके बाहर कुछ नहीं है। बट यू गो टू लखनऊ, राइट, हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, यू गो टू जयपुर, राइट, ठीक है, आप इंदौर जाओ, दे आर फ्लोरिशिंग, दे आर फ्लोरिशिंग बिग टाइम, राइट। वहाँ पे तो ये नॉलेज जो है, यहाँ पे तो कुछ हमें दिख भी रहा है, हम पॉडकास्ट के थ्रू कुछ बात कर लेते हैं, करेक्ट, वहाँ पे तो ये नॉलेज भी उतनी नहीं पहुँचती। तो वहाँ पे आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि वो अब वेल्थ क्रिएशन की तरफ सोचने लगे? अभिषेक भाई, मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि उन लोगों को Tier 2 सिटीज़ में, Tier 3 सिटीज़ में जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो लोग ज़्यादा बिजनेसेस को समझते हैं और उनके पास काफ़ी बड़े बिजनेसेस हैं, मगर वो ज़्यादातर ना फैमिली ओन्ड बिजनेस है। हाँ। दादाजी ने बनाया, फिर फादर ने बनाया, अब बेटा उसको चला रहा है, मगर उन लोगों को ना अपनी वेल्थ ग्रो करने में ना एक डर लगता है, क्योंकि और वो नया बिजनेस भी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन लोगों को ना उसके बिजनेस की नॉलेज नहीं है, और वो अपनी जगह ठीक है। देखो, वो लोगों ने बहुत समझदारी से एक फैमिली बिजनेस को ग्रो करा है, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए वो लोग ना एक नया इन्वेस्टमेंट करने में डर लगता है। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको डर लगता है, तो आपकी जो नई जनरेशन है वो टेक सेवी है, आप उनको सिखाइए, उसके बाद वो इसको मैनेज करेंगे। और आपका रिस्क कम करने के लिए मैं ये बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो का आप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। तो एक तो आपकी नई जनरेशन, दूसरी बात टेक सेवी, वो समझेगी, विद इंश्योरेंस आपकी वेल्थ को आगे बढ़ाएगी, और जो आपके डिजायर्ड टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो बी टाउन या Tier 2, Tier 3 सिटीज़ वाले भी ऑलरेडी वेल्थ हैं, अल्ट्रा HNI या इसके आगे के लेवल्स भी वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि सवाल जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि फैमिली ऑफिस है ना, करेक्ट, तो उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट्स, करेक्ट, जहाँ पे उन्हें पता है कि हमें रिस्क नहीं मिल रहा, राइट। या सेकंड ऑप्शन होता है गोल्ड, या थर्ड ऑप्शन होता है रियल एस्टेट। करेक्ट, कि भाई लाला जी बैठे हैं, लाला जी ने 4 दुकानें डाल दी हैं, 4 दुकानों से भी इंटरेस्ट आ रहा है, सॉरी इंटरेस्ट की जगह रेंट आ रहा है, और बहुत मजे से लाइफ चल रही है, इन्वेस्टमेंट है, जो बिजनेस है वो चल रहा है, मगर वो जो वेल्थ ग्रो करनी चाहिए ना, उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि देखिए नॉलेज, अब उनके पास जो बिजनेस की नॉलेज है वो विद टाइम आई है, तो वो जो नॉलेज से अब वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर तो कर दिया, बट अब उनको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और जो इस वक्त इंडिया में बूम चल रहा है उसका एडवांटेज लेना चाहिए। और मैं ये अश्योर कर रहा हूँ कि आप विद इंश्योरेंस अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डर निकल जाएगा। सर, आप हमने शुरू से बात करी कि एक अभी भी आपने बोला कि उनके इंश्योरेंस लेना चाहिए। हाँ। ये इंश्योरेंस लीगल है या ये, क्योंकि कहीं सुना तो है नहीं? हाँ, देखिए मुझे भी पता है, ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है इस वक्त। हाँ। और हो सकता है ये सेबी के ऑफिसर तक भी पहुंचे। हाँ। तो ऑन रिकॉर्ड में ये बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें लीगल हैं, कोई इलीगल नहीं है। अच्छा। हाँ, तो आपको इंश्योरेंस लेनी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, ताकि आप अपना जो आपने जैसे बोला कि अच्छा पीक है तो आपने उसको सेफ गार्ड कर लिया। करेक्ट, करेक्शन होगी, जैसे अभी करेक्शन हुई थी मार्केट में, हमने देखा था कि मार्केट में 20% करेक्शन हुई तो लोगों ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी देखो 20% पे हाहाकार है, अगर 65% हो जाए तो सर बर्बाद हो जाते लोग। हाँ। 20% पे भी बहुत सारे सुसाइड के केसेस आए थे। हाँ। 20% पे भी। 65% केसेस में क्या होगा सर? मगर आप मेरे एग्जाम्पल को अगर ध्यान में रखें तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई थी। बहुत वो अपॉर्चुनिटी थी, वही करेक्शन आपको अपॉर्चुनिटी देगी। सर वो अपॉर्चुनिटी मिली थी जब हाइडेनबर्ग ने हमारे अदानी को डिवैल्यू किया था।
कितने सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने उसको 80% डिस्काउंट पे खरीदा। करेक्ट, और आज देख लो। तो दोस्त मैं ये कहता हूँ कि जब वो डर निकल जाता है ना, तो यही HNI और अल्ट्रा HNI अप्रोच है कि जब वो करेक्शन आया, इंश्योरेंस की हेल्प से आपने उस डर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया और वहीं से अपनी वेल्थ बनाई और नेक्स्ट लेवल अचीव कर लिया। तो इसलिए अल्ट्रा HNI तो करेक्शंस की वेट करते रहते हैं। विजय भाई बहुत बढ़िया, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस एट विजडम विस्पर्स। थैंक यू। सो लेट्स होप कि हमारे जो ऑडियंस है उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। Right. और हाँ, वो पक्की बात है, इंश्योरेंस पे तो आपको इतने सवाल आने वाले हैं कि अब आप तैयार रहिए। राइट। सो गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिला। 4 पॉइंट्स बोलूँगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फर्स्ट, यदि आपने अपनी जॉब स्टार्ट करी है, आप 5 साल 10 साल से जॉब कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं, पहली बात कि EMIs पे कुछ नहीं लेना है। एक आपकी एजुकेशन की EMI चल रही है, बहुत बढ़िया है, बट आप और EMIs अभी मत शुरू करिए, पहले वेल्थ क्रिएट करिए। सेकंड, डाइवर्सिफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को, उसके लिए आपको नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ जो उन्होंने बहुत बार बोली विजय भाई ने कि इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस सीखनी है क्या होती है तो आप उनसे हमारे ही पॉडकास्ट के थ्रू कमेंट्स कर सकते हैं और उनको लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे और सिखाएंगे भी कि इंश्योरेंस कैसे लेनी है। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, कि हमको ना जो ये फाइनेंशियल ट्रैप है ना क्विक मनी का, उसमें नहीं फंसना है। जो भी करना है लीगली करना है, ऑथराइज्ड वे में करना है। सो आप हमारे साथ बने रहिए, हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें लेकर आएंगे। थैंक यू।